पूरे मुल्क में सियासी हलचल नजर आ रही है। इस इलेक्शन में बेपनाह पैसा इस्तेमाल हुआ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, KPK के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के बाद पूरे मुल्क में सियासी हलचल नज़र आ रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सरप्राइज एलिमेंट था जब ये नताइज आए उन डिवीजन्स और उन अजला में जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मजबूत थी, लेकिन वो हार गई। और JUIF की कामयाबी के बाद से अब पाकिस्तान मुस्लिम नून के सरबराह भी अब धड़न तख्ता की बातें कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कल बड़ी ज़ोरदार किस्म की तकरीर भी की और साथ ही साथ साबिक स्पीकर अयाज सादिक वापस लाने की बातें कर रहे हैं कि वो जाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे और मियां नवाज शरीफ भी जल्द मुल्क में वापस आने की बातें कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब फ्रंट फुट पर आ रही है और पंजाब में डेरे लगाने की बातें की जा रही हैं इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से। और कप्तान ने फिर से अब हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी है दूसरे मरहले के लिए कि अब क्या किया जाए। और उसके लिए अब वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला KPK और तमाम वज़रा के साथ पूरी एक कमेटी बना दी गई है कि पंजाब का बल्दियाती इलेक्शन जो हो सकता है कि मार्च में हो, उस बल्दियाती इलेक्शन को किस तरह से लड़ा जाएगा। और दूसरे मरहले में KPK में टिकटों की जो तकसीम है उसको खुद मॉनिटर किया जाएगा वज़ीर आज़म की जानिब से। तो अब जो सोई हुई एक तरह से लग रहा था कि अपोजिशन है उसमें भी नई जान आ गई है और उस जोम में जो हुकूमत चल रही थी कि उनके लिए तो बड़ी आसान है चीज़ें, वो भी शायद बेदार हो गई है। अब देखना यह है कि जो बल्दियाती इलेक्शन है बुनियादी तौर पर तो ये सबसे बड़े इलेक्शन कहलाते हैं कौमी और सूबाई असम्बली से, क्योंकि टर्न आउट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और यही वो लोग होते हैं जो आने वाले जो आम इंतखाबात हैं उसमें अहम रोल प्ले करते हैं। आज हम इस पर बात करेंगे कि क्या वाकई ये जो साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें हो रही हैं और इमरान खान साहब को वाकई इतना बड़ा ये धचका लगा है खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में कि वो हिकमत अमली अब तब्दील कुछ कर सकते हैं। और PTI के अंदर जो PTI की बातें हो रही हैं उसमें क्या सदाकतें हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार शौकत पराचा साहब। बहुत शुक्रिया पराचा साहब आपके वक्त का। हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी और पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो तर्जुमान हैं उनसे भी बात करने की। पराचा साहब, सरप्राइजिंग एलिमेंट था या नहीं कि वो अजला जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी मजबूत थी, 2 बार वहाँ से MPs MNAs भी जीते, दूसरा मरहला तो उन इलाकों का जहाँ पर ऑलरेडी पाकिस्तान मुस्लिम नून का बड़ा वोट बैंक है, तो ये जो हुआ पहले मरहले में और अब जो उज़र पेश किए जा रहे हैं जी कि महंगाई की भी वजह है और दूसरा ये है कि PTI के मद्दे मुकाबिल थी, तो आपको क्या लग रहा है कि बुनियादी क्या वजूहात हो सकती हैं इस इलेक्शन में PTI के हारने की? ये दोनों वजूहात हैं। नंबर 1, महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोगों का जीना अजीरन हो चुका है और सबसे बड़ी वजह यही है। नंबर 2 रीजन अगर बोली जाए तो वो भी महंगाई है। महंगाई का कोई नेमुल बदल नहीं है PTI के पास। PTI जो मर्जी कहती रहे और इसीलिए जो लोग ग्राउंड पे थे, जो MPA थे या सूबाई मिनिस्टर से, बारी बारी उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से, क्यों वो इंटरेक्ट कर रहे थे लोगों से। बाकी ये जो बातें हैं ना कि वो PTI से लड़ रही थी, तो अपोजिशन से लड़ रही थी, कोई अलायंस तो नहीं था। ना PDM एज अलायंस बनी, ना पीपल्स पार्टी और ANP ने अपना अलायंस बनाया। देखे ना, बहुत सारे हलकों में, बहुत सारी तहसीलों में रादर ANP पीपल्स पार्टी से हारी या पीपल्स पार्टी ANP से हारी, ANP JUI से हारी। KP के बल्दियाती इलेक्शन एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खासी मायूस कुन रिजल्ट्स रहे हैं और दूसरा वज़ीर आज़म खुद इस सारे अमल को अब देख रहे हैं। लेकिन एक बड़ा फैसला अब ये हो गया है कि जितनी भी तंजीमें हैं वो तहलील कर दी गई हैं। इससे क्या फ़र्क होगा, हम ये भी बात करते हैं कि वो जो जिनके पास ओहदे थे उनकी मनमानी अब टूटेगी या इन तंजीमों के टूटने के बाद जो है वो ख़ुद पूरी की पूरी जमात जो है वो मुनक़सिम हो सकती है। दोनों सूरतें हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब दूसरे मरहले पर भी बात कर लेते हैं बल्दियाती इलेक्शन के, कि जिसके बारे में अब कहा जा रहा है कि शायद सर्द मौसम की वजह से इसे पोस्टपोन भी कर दिया जाए। शौकत पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं अफजल खान साहब। अफजल खान साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये अनाउंस हुआ पहले कि ये अगले मरहला अभी मिड ऑफ जनवरी होना है, अब कहा जा रहा है सख्त मौसम की वजह से शायद इसे
पोस्टपोन कर दिया जाए? क्या ऐसा मुमकिन होता है कि पहले आप अनाउंस करें फिर उसको पोस्टपोन? और सख्त मौसम भी वजूहात हो सकती हैं कि इलेक्शन जो है उसको आगे किया जाए। ये भी अभी सर्द मौसम ही था जो पहला मरहला हुआ है। बात यह है कि इतना सर्द नहीं है। अभी आपने देखना है दिसंबर का आखिरी और जनवरी में शदीद ठंड होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इलाके बकाया डिस्ट्रिक्ट हैं केपीके के, वो मोस्टली पहाड़ी हैं। उसमें ये जितने भी आपका नार्दर्न एरिया आएगा और जो वो तमाम आएगा। तो दो चीज़ों से देखें आपने इस इंतखाबात में आपने देखा कि जो वोटर टर्नआउट था वो बहुत इम्प्रेसिव नहीं था। अभी अगले इंतखाबात में अगर मौसम की शिद्दत और भी इसमें शामिल हो जाए तो वो जो वोटर पार्टिसिपेशन है, इलेक्शन कमीशन का ये बिल्कुल इख्तियार है कि वो सिक्योरिटी रीजंस पे और हार्श वेदर, यानी वो तमाम चीज़ें जो वोटर्स को डिस्करेज करती हैं कि घर से निकलकर इलेक्शन पोलिंग स्टेशन तक जाएं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके लिए वो इस्लाह का वो सोच सकती हैं और वो फुल्ली एम्पावर्ड हैं। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा अमल होगा कि इसको शदीद सर्दी के बजाय इसको बहार में कर दिया जाए। सही। अच्छा शौकत बराचा साहब, हम तो बात कर रहे थे महंगाई, आपने कहा पहला नंबर भी महंगाई है, दूसरा नंबर भी महंगाई है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने तंजीमें तहलील कर दी हैं, यानी कि वो अपनी जमात में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख रहे हैं। उन्होंने कहा पंजाब की भी तंजीमें, वहाँ इलेक्शन होना है, और KPK की तंजीमें जिसके सेकंड मरहले का भी अब इलेक्शन है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब अंदर तो कुछ ना कुछ पक रहा था, एक दूसरे के खिलाफ ही की तंजीमों को तहलील करना ही अब ठहरा। पराचा साहब आप जी अच्छा पराचा साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। जी अफजल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी मामले के हवाले से? मैं ये बताना चाहता हूँ मुदस्सिर इकबाल कि मैं खुद बन्नू का रहने वाला हूँ जी, और आज से 1 महीना पहले चूँकि वहाँ पे आपको पता है कि 5 जगहों से इमरान खान ने इलेक्शन लड़ा था, जनरल इलेक्शन में भी, और उसमें बन्नू भी शामिल था और हाईएस्ट वोट्स लिए थे। और बात यह है कि वहीं पे यानी उनके वोट्स की कमी नहीं है। और ये महंगाई वाली बात पे भी मैं अर्ज़ करना चाहूँगा एज ए ऑर्डिनरी पाकिस्तानी। बात यह है कि इस इलेक्शन में बेपनाह पैसा इस्तेमाल हुआ। बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ होता है कि उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने होते हैं, और दूसरा उसका फ़र्ज़ जो है वो बैड प्रैक्टिसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस रोकनी होती हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस में क्या है? धमकी है, खौफ है, लालच है, इन चीज़ों का मदावा करना है। बात यह है कि आप अगर थोड़ा सा इस पे गौर से इसकी एनालिसिस करें, चूँकि मैं ग्राउंड ज़ीरो से मेरा ताल्लुक़ है, जब आप गुर्बत भी हो, महंगाई भी हो, और दूसरी तरफ यानी एक तरफ भूख हो और दूसरी तरफ आपके पास रोटी और पराठे हों, तो मुझे ये बताएं ये जमहूरियत होगी या ये जमहूरियत की एक्सप्लाइटेशन होगी? बात यह है कि पेशावर वाला जो कैंडिडेट था उसने ये बबांगे दोहल कहा था कि मैंने 20 करोड़ खर्च किए, 20 से भी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा करोड़ खर्च हुए हैं। और उसके अलावा जहाँ जहाँ से ये लोग जीते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल, ना अपोजिशन जीती है ना गवर्नमेंट हारी है, वहाँ से पैसा जीता है। और बात यह है कि अगर हम इंतखाबात में पैसे की अमल दरामद और पैसे का इन्फ्लुएंस, इसको हमारे ज़ुबान में पॉलिटिकल फाइनेंस कहते हैं, इसके ऊपर अगर कदगन नहीं लगाएंगे तो ये जमहूरियत शेम डेमोक्रेसी सर ये तो अफजल साहब बन जाएगा। मुझे बहुत मामूली याद है क्योंकि इलेक्शन से लेके आज तक जो है हमने तो पैसे का बेदरेग इस्तेमाल देखा है। कभी आज तक ना इलेक्शन कमीशन कुछ उखाड़ पाया है, ना सियासी जमातों ने अपनी रीवैम्प की है, और हमारा आपका यही कहना रहा है। अच्छा शौकत बराचा साहब, मैं ब्रेक से जाने से पहले चाहूँगा कि आपका कमेंट, ये सर वो तंजीमें तहलील कर दी हैं, अब ये एक तरफ तो बिल्कुल बल्दियाती इलेक्शन सर पर हैं, तंजीमों का तहलील किया जाना, ये आपके नज़र में ये नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद है? आपको याद है एक दफ़ा पंजाब में इसी तरह से इलेक्शन होने वाले थे, तो एक दिन पहले खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया था। वो चूंकि उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में है तो मैं वो तो नहीं कहूँगा कोई कमेंट, तो खान साहब ऐसे सरप्राइजेस देते रहते हैं मसलन। लेकिन ये नेचुरल भी है, जो मैं बात करना चाह रहा था, यही अगर एक सूबा
जहाँ से अफजल खान साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो ग्रॉस रूट जानते हैं उस चीज़ को। एक सूबा जहाँ से पीटीआई को पावर मिली, पीटीआई ने 5 साल सूबे में हुकूमत की और उस बुनियाद पर वो दावा करते हैं कि हमें मरकज़ में भी जगह मिली, तो अगर वहीं से वो हार रहे हैं तो फिर दैट्स अ पॉइंट टू पॉन्डर। और उनके सारे लोग जो सूबे वाले थे वो कह रहे थे कि महंगाई की वजह से आ रहे हैं। मरकज़ वाले जो पीटीआई के लीडर हैं वो कहते हैं कि ये लोग आपस की लड़ाई की वजह से आ रहे हैं। यानी जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा था। सूबाई क़यादत मरकज़ पे डाल रही थी कि जी आपकी पॉलिसीज ऐसी थी, आपने IMF से एग्रीमेंट किया था, आपकी वजह से चीज़ें महंगी हुई तो हमें ये दिन देखना पड़ा। मरकज़ वाली क़यादत कह रही थी कि नहीं नहीं, आप चूंकि आपस में लड़ते रहे, जैसे खान साहब ने खुद मिसाल दी पेशावर के हवाले से, कोहाट में तो इनका अपना बंदा जो पहले सोचा जा रहा था कि शायद वो लड़ेगा लेकिन उसको टिकट नहीं मिला, किसी और को मिल गया। तो ये फैक्टर्स थे, लेकिन बहरहाल वोट तो लोगों का था ना। बिल्कुल, ये असल चीज़ तो लोगों का वोट डालना था ना, उस यही असल मामला है जिसके ऊपर फोकस होना चाहिए था। मेरा ख्याल है खान साहब को ये चीज़ समझ ज़रूर आ गई है। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, बराचा साहब और खान साहब हमारे साथ ही हैं जी। हमें ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करते हैं अगले मरहलों में होने क्या जा रहा है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शौकत बराजा साहब, मैं चाहूँगा आप बात मुकम्मल करें, लेकिन एक सवाल सर यहाँ है, अब ये जो तहलील हो गई है, कमेटी बन गई है, हासिल इससे कुछ हो जाएगा? क्योंकि अब बुनियादी तौर पर पूरी रीवैम्पिंग की एक बात हो रही है जमात के अंदर, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो धचका लगा है उसके बाद ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपके ख्याल में। देखिए, अब KP से ज़रा पंजाब में आ जाएं जी। पंजाब की पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है। पंजाब में फैमिली पॉलिटिक्स है, पंजाब में बरादरी की पॉलिटिक्स है, और हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में डीपर इन डीप पंजाब वहाँ फैमिलीज हैं, वो प्री पार्टीशन से रूल करती आ रही हैं। यानी एक फैमिली एक बार जीत जाती है, दूसरी बार दूसरी फैमिली जीत जाती है। फैमिली जो जीतती है उसकी कोशिश होती है कि तमाम ओहदे अपने पास रखे जाएं। अब फर्ज किया वज़ीर आज़म इमरान खान या उनकी बनाई हुई कमेटी, अगर कमेटी ये कहती है कि हम जी KP में भी देखते रहे हैं, तो ये पार्टी ऑर्गेनाइजेशन तहलील करने से या इस तरह के इकदाम लेने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है कि जैसे अभी उन्होंने कहा कि ठीक है हमारे बंदे हार गए, अब हम सबक सीखेंगे, तो ये कल परसों नहीं चेंज होगा। आप अगर फर्म खड़े हैं, डिटरमेंट खड़े हैं कि नहीं मैंने अपने बंदे इंट्रोड्यूस करवाने हैं, ये नहीं है कि परवेज खटक का भतीजा भी लड़ रहा है, बेटा भी लड़ रहा है, फलां का भांजा लड़ रहा है, फलां का भतीजा लड़ रहा है, फलां का नवासा लड़ रहा है, ये अभी जो हमने देखा जी। तो इस सिनेरियो को अगर पंजाब में रिप्लीट किया गया, जो कोशिश की जाएगी, मैं समझता हूँ टिकट्स तो इन्हीं लोगों ने देने हैं ना। मसलन मैं अगर आपको बिहाड़ी की एग्जांपल दूं, बिहाड़ी में इसाक खाकवानी साहब इनके अपने सूबाई सदर भी रहे हैं साउथ पंजाब के, फिर इनके MNAs हैं MLC से, वो क्या चाहेंगे कि हमारे बंदे को टिकट ना मिले, किसी और फैमिली को मिल जाए, वो एम्पावर हो जाए। तो ये डीपर फिशर्स हैं विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, उनको कवर करना ये एक कमेटी का काम नहीं है। कमेटी को तो पता ही नहीं है वहां पर जीतने वाला कौन है। और इसका एक और एंगल है, अगर आप फिर हारते हैं, मैं भी कहूंगा आप भी कहेंगे कि जी वो PTI तो फ्लॉप हो गई, PTI को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। इलेक्टेबल्स का मामला क्या था? जब इमरान खान 2018 का इलेक्शन लड़ रहे थे, इलेक्टेबल्स को इसलिए टिकट दिए गए थे कि इलेक्टेबल्स जीतेंगे, हमारी हुकूमत बनेगी। क्या आप फिर नहीं चाह रहे कि आपकी पंजाब में लोकल बॉडीज, तहसील आपके रहें, मेयर्स आपके रहें? अगर तो आप इतने बोल्ड हैं, आप चाहते हैं कि बेशक हारना है तो हार जाएं, हम मेरिट करेंगे, मेरिट मीन पार्टी लोगों को देंगे, तो दैट्स वेरी गुड। अगर ऐसा नहीं करना तो फिर ये वाली कमेटियां बनाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन आज तोड़ी है, कल फिर बन जाएगी। यही PTI के यही लोग हैं ना, बाहर से थोड़ी आए। बिल्कुल नहीं, तो ये तो प्राचा साहब आप सही कह रहे हैं। पंजाब की पॉलिटिक्स का तो इलेक्टेबल्स के साथ है, चाहे वो जनूबी पंजाब हो, चाहे वो सेंट्रल पंजाब, इवन अपर पंजाब जहाँ आप बैठे हैं।
देख रहे हैं चीज़ों को, वहाँ तो पॉलिटिक्स उसी तरह से चल रही है। और बहुत सारे तहसीलों में तो अभी हम भी बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी फ़लाँ को टिकट मिल रहा है, फ़लाँ दोस्त को टिकट हो रहा है, तो फ़लाँ ने ये कर लिया, वज़रा के फ़लाँ कज़न हो गए, किसी के चचा है, किसी का मामू है, किसी का भाई है, उसी तरह से टिकट है। लेकिन सवाल ये है कि अब जो बात हो रही है, मैं खान साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये ईवीएम पर आपने गुज़श्ता दिनों देख लिया कि जो बातचीत इलेक्शन कमीशन बात कर रहा है, लेकिन आज जो वज़ीर हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीनें मांगता है, खुसूसियात नहीं बताते, ना ही कोई टेंडर्स किए जा रहे हैं, तो खुद डिले कर रहा है इलेक्शन कमीशन के किसी तरह से ये चीज़ें डिले हो जाएँ। वो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो बल्दियाती इलेक्शन है ख़ासतौर पर पंजाब में, वो ईवीएम पे हों, लेकिन ईवीएम का तो अभी तक दूर दूर तक आसान ही नज़र नहीं आ रहे हैं। तो फिर उसकी ट्रेनिंग है, उसकी परचेजिंग है, उसकी सारी चीज़ें हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन की डिले आपको लग रहा है या हुकूमत भी खुद डिले है इसमें? अच्छा, अफजल खान साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। ये पराची साहब, आपके ख्याल में ये ईवीएम वाला सीन जो है वो नज़र आ रहेगा? हमें तो बल्दियात के इलेक्शन इस्लामाबाद छोटे से शहर में मुश्किल लग रहा है, पंजाब जैसे बड़े सूबे में ईवीएम आपको लगता है कि हो पाएगी बल्दियात में? नहीं, अगर वाकई शेड्यूल पे होते हैं ना, मार्च अप्रैल में जैसे कहा गया है, जी जी, और वैसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इलेक्शन हुआ करते हैं बल्दियाती, अदरवाइज तो शायद ही सियासी पार्टियां, सियासी हुकूमतें इतना अफोर्ड कर सकें, क्योंकि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है उसको इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा हर्ट करता है, जैसा हमने अभी खैबर पख्तूनख्वा में देख लिया। तो ईवीएम मशीनों का अभी टेंडर नहीं दिया गया, मशीनों के ऑर्डर नहीं दिए गए, मशीनों को तो अभी भी इलेक्शन कमीशन को बताया जाता है कि ये उसमें फीचर दें, ये फीचर दें। तो ईवीएम मैं नहीं समझता कि इवन इस्लामाबाद भी जब इलेक्शन होंगे तो यहाँ पर ईवीएम इस्तेमाल हो सकेगी। ईवीएम इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। एक पोलिंग बूथ पर, मैं पोलिंग स्टेशन नहीं कह रहा, एक पोलिंग स्टेशन पे बहुत सारे बूथ होते हैं, एक पोलिंग बूथ पर 3 मशीनें चाहिए, यानी एक सेट है 3 का। सिर्फ ये नहीं है कि एक डब्बा उठा के आप रख दें और वो ईवीएम बन गई, नो, हर बूथ पर 3 सेट चाहिए, या 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो रखे जाएंगे। तो उन्होंने परचेज होना है, उनके बारे में क्लियरेंस आनी है, इलेक्शन कमीशन ने पास करना है। ये ऐसे नहीं होगा। इलेक्शन जो है वो अगर मार्च में हुए या अप्रैल में हुए तो वो उसी पुराने तरीके से होंगे। पुराना तरीका डजंट मीन जैसे डस्का का इलेक्शन हुआ था बैलेट पेपर चले, डस्का वाले डस्के के बक्से उनका नहीं होगा, वो जो एक तरीका कार है जिसे कन्वेंशनल हम कहते हैं, बिल्कुल वो। अच्छा, अफजल खान साहब से रब्ता हो गया। अफजल साहब, ये इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है, हुकूमत डिले कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है हमें मशीनें दें, वो कहते हैं बाकायदा कोई टेंडर इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। वजीर साहब का भी बयान आपने देख लिया, शिबली फराज साहब, वो कह रहे संजीदा ही नहीं हो रहा है इलेक्शन कमीशन इस अमल में, और हम तो चाहते हैं बल्दियाती इलेक्शन इस पर हों पंजाब के। पराचा साहब को भी मैं ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन 2010 के बाद 11, 12 और 13 तक उसने इतना काम इस चीज़ पे किया, और हम लोग जाते थे, यानी इलेक्शन कमीशन जाता था पार्लियामेंट में, सुगरा इमाम कमेटी और पार्लियामेंटेरियन जिसमें तमाम सियासी जमातों के लोग होते थे। हमने उन्हें बताया कि जितने भी इलेक्शन में फॉल्ट लाइंस हैं, जितने भी चोरी के रास्ते हैं, जहां जहां से इलेक्शन रिग हो सकता है, उस पे हमने बेपनाह रिसर्च की, और फिर हमने इर्द गिर्द के ममालिक के अलावा यूरोप तक के ममालिक का सिस्टम स्टडी किया, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को लाके हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे इस मौजूदा सिस्टम में, जैसे अभी कल परसों जो आप 19 तारीख को इंतखाबात हुए हैं, आप उसमें देखें कि उसमें क्या कुछ हुआ, और जो चीज़ें हमने पहले भी पॉइंट आउट की वो सारी, और आपने अभी खुद कहा है 19 तारीख को इंतखाबात हुए हैं और आज तक विलेज कौंसिल के रिजल्ट्स नहीं आए। बात यह है कि अगर आपके पास यहाँ पे ईवीएम हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो, तो वो उसी शाम को आपको रिजल्ट आ जाते हैं। और याद रखें कि बिल्कुल अफजल खान को सही कह रही हैं, ये चीज़ें जो हैं ये हो सकती थी अगर अब विल जो है वो नज़र आएगी तो। बहुत शुक्रिया अफजल खान साहब आपका। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। पराचा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त गैस के बहरान से मुतालिक, एक जानिब तो गैस का बहरान इसलिए पैदा किया गया कि इंडस्ट्री को भी रोकी गई गैस,
और सीएनजी जो स्टेशंस हैं उनको भी बंद किया गया क्योंकि घरों तक गैस जो है वो पहुंचाई जाए, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उन तक गैस की फराहमी में तात्तुल ना आ सके। लेकिन सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है कि घरों में भी गैस नहीं आ रही है, इंडस्ट्री में भी गैस नहीं मिल रही है और सीएनजी स्टेशंस तो ऑलरेडी बंद हैं और तारीख में पहली बार मुकम्मल तौर पर वो बंद कर दिए गए हैं। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फैसल मुईज़ साहब, सदर हैं काटी के, और जानेंगे कि ये जो इंडस्ट्रियल जोन है उसके लिए तो ये कहा गया था कि उसको दी जाएगी, वो जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट जो है जो लोकल प्रोडक्शन कर रही है उसके लिए नहीं है बंदिश। तो इस पर क्या सूरत हाल हो रही है? बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। इस वक्त गैस आप लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या सिचुएशन है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि 2 दिन पहले हमारी एमडी एसएसजीसी से मीटिंग हुई जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे, तमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स मौजूद थे। वहाँ उनकी एक ही बात थी कि मेरे पास गैस नहीं है, मैं आपको गैस नहीं दे सकता, मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो डोमेस्टिक सार्फिन है। लेकिन आज कराची शहर में डोमेस्टिक सार्फिन को भी गैस नहीं मिल रही है। रीजन ये सर, मैंने पहले भी प्रोग्रामों में ये कहा कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद सिंध का सूबा जो है वो 2200 MMCFD गैस पैदा करता है और हमारी टोटल कंजम्पशन चाहे वो विंटर में हो या समर्स में हो हमारी 1100 MMCFD है। बकौल MDSSGC के हमारे पास इस वक्त अवेलेबल गैस जो सिंध में है वो 900 है। तो हमने उनसे सवाल किया कि आप जो 2200 MMCFD सिंध पैदा कर रहा है जो गैस, वो गैस आप सिंध के सूबे में क्यों नहीं लगाते हैं? लोग कहते हैं कि हमारी ट्वीटी है SNGPL से कि आधी गैस वो ले जाता है और 300 के करीब जो है इस रीजन में जो कराची, कोयटा यानी बलूचिस्तान और सिंध के प्रोविंस में 300 के करीब जो है वो हमारा UFG है। तो हमने इनसे बात की कि आपने वक्त पे RLNG इंपोर्ट नहीं की गवर्नमेंट ने, हमने हर प्राइसेस एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट हमने एक्सेप्ट की, लेकिन आप हमें प्रोवाइड नहीं कर सके। ये नाअहली है गवर्नमेंट की। इस वक्त 200 MMCFD का शॉर्टफॉल है सिंध में। हमने लास्ट मीटिंग में ये डिसाइड किया कि 3-3 इंडस्ट्रियल जोन करके हफ्ते में आप शटडाउन्स दें, लेकिन उसमें हमारी राय ये थी कि अगर एक दिन आप साइट कुरंगी और लांडी को बंद करते हैं और दूसरे जगह नॉर्थ कराची, फेडरल एरिया और बिन कासिम को बंद करते हैं, तो हफ्ते में हम वॉलंटियरली अपनी फैक्ट्री शट डाउन करेंगे, लेकिन हफ्ते में जो बाकी 6 दिन है हमें प्रॉपर गैस मिलनी चाहिए। इस वक्त ये इस सूबे के साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। लेकिन मामला ये है कि मेरा ख्याल है SSGC के पास गैस ही मौजूद नहीं है, वो इस किस्म की कोई कमिटमेंट भी आपके साथ मुझसे नहीं कर रहे हैं।